प्रशांत कुमार नायक सर जी हैं, दयानिधि ब्रह्मा सर जी हैं, गौतम किसान सर जी हैं, प्रशांत कुमार मलिक सर जी, अजय साहू सर जी, अमूल्य कुमार साहू सर जी, पद्मदेव साहू सर जी, जगन्नाथ सर जी, विजय कुमार ओझा सर जी। और मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा विजय कुमार ओझा सर जी का। रात में मैं सर 3:30 बजे तक मैं जगा था, मैं सो ही रहा था। उन्होंने अगर फोन करके मुझे ना जगाया होता तो शायद समय निकल जाता, मैं अटेंड ही ना कर पाता। ये बहुत बड़ी गलती हो जाती मुझसे। तो विजय कुमार ओझा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते मुझे जगा दिया। और राजकिशोर नायक सर जी हैं, रं, रंजीता नायक जी हैं, सविता जी हैं, राजकिशोर नायक जी हैं, प्रफुल्ला सर जी हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं अगर सबका नाम लूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और संक्षेप में मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। वैसे आपने मेरा नाम बता ही दिया है सबको, लेकिन फिर भी मैं अपना नाम बताना चाहूंगा। मेरा नाम अशोक बाजपेयी है। मैं एक एडवोकेट हूँ और माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करता हूँ। सर जी, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं हूँ, लीडर नहीं हूँ। मैं तो एक पनलवाइन का स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ आप लोगों के मंचों पे आकर, विभिन्न मंचों पे जाकर के जहां से मुझे जो कुछ भी जानकारी मिल पाती है मैं उसको लेने का प्रयास करता हूँ, सीखने का प्रयास करता हूँ। और कोई मैं लीडर नहीं हूँ, ये मैं अभी तक क्लियर कर देना चाहता हूँ। और आप लोगों ने मेरा जीवन वृत्त, कुछ इतिहास जानने के मुझसे निवेदन किया है और जानना चाहते हैं कि मेरा पदार्पण इस सिस्टम में कैसे हुआ। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने एलएलबी जो है सन 1981 में एलएलबी की परीक्षा पास की थी। उसके बाद अ, मैंने जो है सिविल कोर्ट सुल्तानपुर में वकालत करना शुरू कर दिया था। मेरे स्वर्गीय पिताजी भी सिविल मामलों के एक प्रसिद्ध एवं सफल वकील रहे हैं। तो जो उनको इज्जत मिलती थी, मान सम्मान मिलता था, और साथ साथ उनकी जो इनकम को मैं देखता था, तो उसको देखकर मैंने अपने मन में ठान लिया था कि मैं भी एक वकील बनूंगा, एडवोकेट बनूंगा। लेकिन हमारे ग्रैंडफादर जो डॉक्टर थे, उनकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उनकी इच्छा को सम्मान देते हुए मैंने, उसमें सीपीएमटी की परीक्षा होती थी, कंपटीशन होता था मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, बहुत टफ कंपटीशन होता था। तो मैंने वो कंपटीशन, सीएमटी की कंपटीशन जो है कंप्लीट कर लिया, पास कर लिया। और मेडिकल की पढ़ाई है तो मुझे बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, वहां पे मुझे एडमिशन मिला। वहां पे एडमिशन मैंने ले लिया, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मुझे हॉस्पिटल का माहौल अच्छा नहीं लगता था। और जब ये हुआ कि मुझे डेड बॉडी का डिसेक्शन करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो मेरा मन थोड़ा सा और विचलित हो गया। और चूंकि मुझे वहाँ का माहौल घुटन भरा लगता था हॉस्पिटल वगैरह का, तो मैंने जो है अपनी मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। हालांकि और घर लौट आया, और घर में आके बहुत मुझे डांट भी पड़ी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये कंपटीशन लोग पास कर पाते थे, बहुत टफ कंपटीशन होता था। और हमारे ग्रैंडफादर तो इतना नाराज हुए कि एक हफ्ता हमसे बात नहीं किए। लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। और मैंने फिर बीएससी पास करने के बाद अ, बैंक की पीओ की परीक्षा का एग्जाम दिया, उसमें भी मैं पास हो गया। देना बैंक में मुझे पीओ की पोस्ट भी मिली। लेकिन चूंकि मेरे मन में एडवोकेट बनना, बिल्कुल बचपन से ही मैंने सोच रखा था कि मैं एडवोकेट बनूंगा, तो मैंने बैंक की भी परीक्षा छोड़ दी। और उसके बाद मैं वहीं वकालत करने लगा सुल्तानपुर में। और 1990 में मैं हाई कोर्ट लखनऊ में आ गया, और तब से मैं यहाँ पे वकालत कर रहा हूँ। और हमारे सहयोगी मित्र हैं मिस्टर एसपी गुप्ता जी। वो थोड़ा सा नेटवर्किंग वगैरह में रुचि रखते हैं और अक्सर करते रहते हैं, कभी इस कंपनी में कभी उस कंपनी में। तो कोरोना का पीरियड था, उस समय क्लाइंट्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं आ रहे थे, कहीं से नहीं आते थे, कोई इनकम भी नहीं हो रही थी। और हम लोगों की बहुत मांग पर 2 हफ्ते के लिए हाई कोर्ट खुल गया था। हालांकि लगातार ही बंद चल रहा था, लेकिन 2 हफ्तों के लिए खोल दिया गया था। और वही उस दिन मैं कोर्ट का काम करके घर जा ही रहा था, तो हमारे एसपी गुप्ता सर जी और एक मिस्टर रामप्रीत सर जी, जो इस समय लखनऊ टीम के हेड हैं, अगुआ हैं, हम लोगों को उंगली पकड़ कर चलना सिखा रहे हैं, सिखाते हैं रहते हैं। तो वो आए और कार में बैठकर परलवाइन के बारे में वो बताना शुरू ही किए थे। एक ही 2 मिनट वो बोले होंगे, बताए होंगे, तभी मेरे घर से फोन आ गया मेरे क्लाइंट्स का, 2-3 क्लाइंट्स
पता नहीं उस दिन कैसे पहुंच गए, जबकि उस समय कोई ना आता था ना जाता था, और ना घर में किसी के आने का लोग प्रवेश करने देते थे, कोरोना की वजह से, कि कहीं वायरस ना आ जाए। तो मैंने रामप्रीत सर जी से निवेदन किया कि सर जी, आज तो मुझे अब जाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लाइंट्स आए हैं उनको वापस भी जाना है, घर में रुकने देने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बाहरी व्यक्तियों का। तो मैं उनसे अनुमति लेके चला गया, और अगले दिन रामप्रीत सर जी और गुप्ता जी दोनों लोग मेरे घर पे आए, और इस परलवाइन के प्लान के बारे में पेपर प्लान हमारे रामप्रीत सर जी देने लगे, और बहुत डिटेल में बताने लगे। साथियों, मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि मेरी रुचि इन सब कामों में बिल्कुल नहीं थी, और मैं ध्यान से सुन नहीं पा रहा था उनके प्लान को। वो बता रहे थे, बड़ा माइनर से माइनर पॉइंट वो हमको बता देना चाहते थे, एक्सप्लेन करते हुए बता रहे थे, इसलिए उनको समय थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, उनका प्लान लंबा भी हो रहा था। और मैं बिल्कुल, मेरा मन नहीं लग रहा था। एक तो मेरी रुचि नहीं थी, दूसरे मैं ये समझता था कि मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, इसको करने में समय की जरूरत होगी, समय की आवश्यकता होगी, और समय मेरे पास साथियों बिल्कुल नहीं रहता। समय की बहुत कमी रहती है, यहाँ तक कि मैं अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पाता हूँ। तो और तीसरा एक कारण और उस दिन था कि मेरी एक क्रिमिनल अपील अगले दिन हियरिंग में लग गई थी, और उसमें मुझे लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी, और वो एडजर्न नहीं होना था। मुझे बहस करनी ही करनी थी उस केस में। तो मेरा ध्यान बार बार उस केस की तरफ भी चला जा रहा था कि मैं उस केस में क्या बहस करूंगा। बहरहाल वो लोग प्लान दिखा के चले गए, और उनके चले जाने के बाद मेरे मन में ये आया, ऐसा वैसे होता कभी नहीं है, लेकिन मेरा मन मुझे ही धिक्कारने लगा कि दो लोग आए थे, और हमारी बेहतरी के लिए हमको कुछ बता रहे थे, दिखा रहे थे, समझा रहे थे, और मैंने उनकी बात को तो ठीक से ध्यान नहीं दिया, उनको सुना नहीं ठीक से। ये मैंने अच्छा नहीं किया। तो जिस पेपर पे प्लान रामप्रीत सर जी दे रहे थे, वो ड्राइंग रूम की सेंट्रल टेबल पे वहीं पे पेपर रखा हुआ था। मैंने वो पेपर उठाया, उस पे उन्होंने पर्लवाइन इंटरनेशनल लिख के अंडरलाइन भी कर रखा था। हालांकि मुझे पर्लवाइन का नाम याद हो गया था, तो मैंने बिना देरी किए हुए उसी समय विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन जा करके, या जहां से मुझे जो भी इसके बारे में जानकारी मिल सकती थी, वो मैंने जुटाना शुरू किया। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये सब क्या है, इसमें क्या करना होता है, ये कैसी चीज है, सब मैंने जहां से मुझे जो भी जानकारियां मिलती गई, मैं उसको देखता गया, पढ़ता गया। यहाँ तक कि देश विदेश के कई सारे मैंने जजमेंट भी देख डाले, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, तो इसके लीगल फेस को मैंने जरूर समझने का प्रयास किया। और लीगल फेस समझने में मैंने विभिन्न देशों की क्या कॉइन्स क्या होते हैं, ये करेंसी क्या होती है, देश विदेश में, चूंकि ये ग्लोबल बिजनेस है, तो इसलिए देश विदेश के बारे में भी मैंने देखा, इंडिया के छोड़ करके भी। तो बहुत सारे मैंने जजमेंट्स देखे, फॉरेन कंट्रीज के तमाम जजमेंट्स मैंने देख डाले, और संयोग से मुझे अपने भारत का एक जजमेंट मिल गया, और मैं अभी उस पर संक्षेप में 2 मिनट में रखना चाहूंगा। तो वो सब देखने के बाद मैंने ये पाया कि ये तो बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको जरूर करना चाहिए, और आसानी से भी होने वाला सिस्टम है। कोई बहुत ज्यादा इसमें समय तो देना होगा थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हमको समय देना हो। इसको हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, अपना वकालत का काम जारी रखते हुए भी कर सकते हैं, अपने वकालत के काम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए भी कर सकते हैं। तो मैंने निश्चय कर लिया कि हाँ, मुझे ये करना है, और ये परोपकार का काम है। जिसको भी हम बताएंगे इसके बारे में, उसके घर में दो पैसे अगर हम पहुंचाने का साधन बनेंगे, माध्यम बनेंगे, मीडियम बनेंगे, तो ये भी हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, और उस व्यक्ति के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब जब मैंने देखा, तो मैं रामप्रीत सर जी को फोन करने ही जा रहा था, तो संयोग से उधर से उनका फोन आ गया। उन्होंने कहा कि सर जी, हम आपके घर आना चाहते हैं। तो मैं तो चाह ही रहा था कि वो जल्दी से आवे, मेरा अकाउंट खोलें, लेकिन उस दिन वो नहीं आ पाए। अगले दिन आए, और फिर मेरा प्लान ए प्लान बी में दोनों में अकाउंट मैंने खुलवाया। हालांकि वो मुझे फिर से प्लान दिखाना चाह रहे थे, मैंने कहा ऐसे ही देरी हो गई है, तुरंत अकाउंट आप मेरा खोल दीजिए, प्लान तो समझना समझना समझाना तो आगे पूरे जीवन चलता ही रहेगा। तो इस तरह मेरी एंट्री इस सिस्टम में हुई, और मैंने जो जजमेंट देखा था, वो था इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हुआ ये था दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमेशा ये लगता रहा है कि ये जो ऑनलाइन काम हो रहा है,
वर्चुअल वर्चुअल में इस तरह से काम होने लगा है, तो इससे धीरे धीरे जो बैंकिंग प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम कंट्री का है, उस पे असर आ जाएगा और धीरे धीरे ऐसा होने लगेगा, लोग सारे लोग ऑनलाइन काम करने लगेंगे और बैंक बैंक जो है वो धीरे धीरे बैंक की उपयोगिता ही समाप्ति की तरफ बढ़ने लगेगी। ये एक आशंका थी। दूसरी आशंका उनको थी कि इन कामों में बहुत सारे रिस्क हैं और ये बहुत जोखिम भरा काम है, ऑनलाइन में जो ये बिजनेस वर्चुअल में सब लोग काम करने लगे हैं। तो ये और भी तमाम चीजें थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2018 को, मैं शायद डेट सही बता रहा हूँ, हो सकता है सब्जेक्ट टू करेक्शन, चूंकि मेरे सामने इस समय कोई पेपर नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर जारी कर दिया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसमें उन्होंने दो प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि उनकी मूल मंशा थी कि क्रिप्टो करेंसी में, वर्चुअल करेंसी में ये सब काम करना बंद हो जाए, कोई काम न करे। तो इसलिए दो प्रतिबंध लगाए। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन लगाया, वो लगाया कि वर्चुअल करेंसी के साथ कोई भी डील नहीं करेगा, और ना ही इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई सर्विस किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को जो वर्चुअल करेंसी में डील कर रही हो, उपलब्ध कराएगी, यानी उपलब्ध कराने से मना कर दिया था। और दूसरा प्रतिबंध लगाया कि ऐसे लोगों से सारे रिलेशन समाप्त कर लिए जाएंगे जो वर्चुअल करेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रही होंगी। तो ये दूसरा प्रतिबंध मेनली बैंकों के लिए था, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही सुपरविजन कंट्रोल में जितने भी बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है, सब काम करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात, इनका ऑर्डर, इनकी डिक्टेट, इनकी बातें, ये जो भी मैंडेमस जारी करते हैं, वो सब मानना उनकी मजबूरी होती है, मानना ही पड़ता है, क्योंकि इन्हीं के सुपरविजन कंट्रोल गाइडलाइंस में सारे फाइनेंशियल सिस्टम, सारे बैंक काम करते हैं। तो जो ये रिलेशन समाप्त करने की बात का ये प्रतिबंध लगा दिया, उसका असर ये हुआ कि जिन बैंकों में उन लोगों के जो वर्चुअल करेंसी में काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, उनके खाते थे, तो उन बैंकों ने ऐसे लोगों के खाते जो है फ्रीज कर लिए। जब खाते फ्रीज कर लिए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि सारा लेन देन, सारा ट्रांजैक्शन ही अवरुद्ध हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। न वो पैसा निकाल सकते थे, न बैंक में डाल सकते थे, पूरी तरह से रोक लग गई उस पे। तो सब लोग बहुत परेशान होने लगे। जब पैसा ही नहीं निकाल पाएंगे, अपना ही पैसा नहीं निकाल पाएंगे, तो आगे उनका काम कैसे होगा। तो ये बहुत बड़ी परेशानी लोगों के सामने आ गई, और थोड़ा नहीं, बहुत सारा पैसा लोगों का बैंकों में जमा था। तो लोग बहुत परेशान हो गए। तो इसमें कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो कंपनीज थी जो वर्चुअल में काम कर रही थी, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की। इसी तरह बहुत सारे लोग इंडिविजुअली, जैसे हम आप लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, अपना अलग अलग काम करते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग इंडिविजुअली काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाया, और उन्होंने भी, उनके ग्रुप का नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन, उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा। उन्होंने भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन फाइल की। और तो ये दोनों रिट पिटीशन और भी कुछ पिटीशंस हुई थी, वो सब क्लब कर दी गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए पहुंची। और विभिन्न हाई कोर्टों में भी तमाम सारी पिटीशंस इस बात को लेकर, कुछ इसके पक्ष में, कुछ इसके खिलाफ दायर हो गई थी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी पिटीशंस भी अपने सामने मंगा ली, और हाई कोर्ट्स को ये ऑर्डर दिया कि जितनी भी पिटीशंस इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट में अगर इस नेचर की फाइल होती है, तो किसी भी हाई कोर्ट को इस पे कोई निर्णय, कोई डिसीजन लेने का अधिकार नहीं है। वो सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएं। तो जो और जगह के भी केसेस थे, वो सब भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत लंबी चौड़ी लोगों की बहस सुनी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बहस सुनी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इसमें, उनकी भी बहस हुई। बैंक के जो बड़े बड़े काउंसिल थे, हमारे इंडिया के जो टॉप काउंसिल हैं, चोटी के काउंसिल हैं, सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, वो सब इसमें उनकी बहस हुई। पेटिशनर्स ने भी बहुत बड़े बड़े वकील कर रखे थे, उनकी बहस हुई। तो सबकी बहस सुनने के बाद, और जितना भी विभिन्न देशों की करेंसी क्या कहती है, और दूसरे देशों के इस लाइट में
इस मैटर पे क्या डिसीजन हुए वो सारे सब साइट हुए हैं। और जितनी भी रिपोर्ट्स जारी की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने देखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ एफएटीएफ को भी बहुत बड़ी आशंका थी कि इस तरह से ही जो वर्चुअल में काम हो रहा है उसमें टेरर फंडिंग हो सकती है और मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो ये सारी आशंकाएं एफएटीएफ की भी थी और बहुत सारी एजेंसियां थी। अगर मैं उसमें सब में जाऊंगा तो कम से कम 2-2.5 घंटे का मुझे समय चाहिए होगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि बहुत सारी और भी एजेंसियां थी, जैसे बीआईएस हो गई, हम अपनी इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गई। इसके अलावा भी तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन थे जो कि इस पे, जिनको ये जो वर्चुअल में काम हो रहा था उस पे वो रिपोर्टिंग बराबर दे रहे थे, नजर रखे हुए थे। और तमाम सारे कंट्रीज का एक ग्रुप भी बन गया था जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और एक दूसरे कहाँ पे दुनिया भर में क्या हो रहा है एक दूसरे को बताते रहते थे, अपनी रिपोर्टिंग करते रहते थे। तो सबकी रिपोर्ट्स ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखी और बहुत बड़ा जजमेंट है, 180 पेज का जजमेंट है और 3 जजेस के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है। ऑनेबल जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन सर जी थे, ऑनेबल जस्टिस एस रविंदर भट्ट थे, ऑनेबल जस्टिस रामा सुब्रमण्यम जी के थे। 4 मार्च 2020 को ये फैसला आया और इसमें ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ कंसीडर किया, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को कंसीडर किया। और जजमेंट इनका जो आया 4 मार्च 2020 को, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मैटर को कंसीडर करने के बाद ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट पिटीशन जो है अलाउ कर दी। बहुत खुशियां छा गई रिट पिटीशन अलाउ होते ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अब ये हुआ कि इसमें हम काम कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, हरी झंडी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल अलाउ ही नहीं किया बल्कि आगे जाके अलाउ करके आरबीआई का जो सरप्लस था उसको सेट असाइड ही नहीं किया, बल्कि आगे बढ़कर उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये ऑर्डर दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तुरंत उन बैंकों को डायरेक्शन दे जिन बैंकों ने लोगों का अकाउंट जो है फ्रीज कर रखा है, वो डायरेक्शन इस बात का दे कि वो तुरंत जो फ्रीज अकाउंट है उनको तुरंत बहाल करें, चालू करें। और जो लोगों का पैसा है उसको बिना किसी देरी के तुरंत वापस करें। केवल वापस ही ना करें बल्कि ब्याज सहित वापस करें। उस समय जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट सहित वापस करें। तो बहुत बड़ी खुशियां छा गई। अब आप इसमें पिटिशनर नंबर 6 एक थे डिसीडियम इंटरनेट लैब प्राइवेट लिमिटेड, जिनका अकेले ही 12,05,36,000 से ऊपर पैसा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वर्ली ब्रांच मुंबई में जमा था। अब आप सोच सकते हैं कि कितना कितना पैसा लोगों का जमा था। तो ये जब केस मैंने पढ़ा, इसके अलावा और भी केसेस मैंने पढ़े और कुछ एक्ट्स मैंने पढ़े देखे इस लाइट में जो भी हो सकते थे। और तो मैंने जैसे पहले भी बता चुका हूं, मैंने ये पाया कि ये तो बहुत अच्छा है, इसको किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इसको कह रही है और कोई इसमें इलीगलिटी नहीं है। और हमारे देश के जितने कानून हैं वो सब इसको परमिट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पर्लवाइन बिजनेस में किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं। सारा काम यहाँ पे कानून के दायरे में भी हम कर रहे हैं। ना यहाँ पे हम कोई चिटफंड का काम कर रहे हैं, ना मनी सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं, ना कोई पोंजी स्कीम है ये, ना कोई पिरामिड स्कीम है। यहाँ पे जितना काम है सब कानून के दायरे में ही हो रहा है। इंडिया के ही कानून नहीं, बल्कि क्योंकि ये एक ग्लोबल बिजनेस है तो जो देश विदेश, देश के बाहर के कानून है, यानी दुनिया भर के जो कानून है उनका भी यहाँ पे कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। अब साथियों, आप लोगों का एक सवाल ये हो सकता है कि अब मैंने पूरे दुनिया भर के कानून, सब हर देशों के कानून को पढ़ा है। बिल्कुल नहीं पढ़ा है, सारे देशों के कानून को अलग से नहीं पढ़ा है। लेकिन हाँ, कानून कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन बातों का कानून को बनाने में ध्यान रखा जाता है, उसको मैंने पढ़ा है, उस बात की मुझे जानकारी है। तो जो फंडामेंटल्स होते हैं कानून बनाने में, जो बातें, जो तथ्य जिनके आधार पे कानून बनाए जाते हैं, बनते हैं, उसकी मुझे जानकारी है। और जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस होता है, उनके जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन्हीं के आधार पे, चाहे भारत का कानून हो या किसी भी देश का, किसी भी मुल्क का कानून हो, इन जो फंडामेंटल्स हैं उन्हीं पे आधारित होते हैं सारे देश के कानून। तो उस फंडामेंटल्स की जानकारी मुझे है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी देश के किसी भी कानून का कोई उल्लंघन हमारा पर्लवाइन बिजनेस, हमारे पर्लवाइन बिजनेस का प्लान
नहीं करता है, नहीं कर रहा है। तो हम अब बिल्कुल बिना डर के